नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2014 में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की पहली उम्मीदवार लिस्ट कई अर्थ लिए हुए है। हरियाणा की 90 सीटों में से भाजपा के 43 उम्मीदवारों को जिस केंद्रीय चुनाव समिति ने बनाया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। कहते हैं उन्होंने और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने एक एक सीट पर विचार किया व कराया। भाजपा के पुराने नेताओं, मंत्रियों, सांसदों के रिश्तेदारों को टिकट नहीं मिला, मगर हाल में जो भाजपा में शामिल हुए वे एक एक टिकट पा गए। चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी को टिकट मिला तो पूर्व कांग्रेस मंत्री कृष्णा गहलावत को भी टिकट मिला। प्रदेश भाजपा के पुराने दिग्गज मनचाही और परंपरागत सीट से उम्मीदवार बने। प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में थे। भाजपा के नए सेटअप में प्रदेश प्रभारी का मतलब अधिक है। हरियाणा के लिए जैसे उम्मीदवारों की छटनी हुई है, वैसे ही महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर के लिए भी होगी। आज इस पर चर्चा है, पर यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले कुछ चुनावी कानाफूसी देखी व सुनी जाए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के घोषित दावेदारों में एक कमाल की समानता है। जितने दावेदारों के नाम अभी चर्चा में हैं, उनमें से 3 सबसे प्रमुख दावेदारों में एक खास समानता यह है कि ये तीनों चुनाव नहीं जीतते हैं। ये तीनों नेता लगातार चुनाव हारते रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी दावेदारी सबसे मुखर है। इनमें 2 तो भाजपा के पुराने नेता और एक बाहर से आए हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु सीएम पद के दावेदार हैं। वे कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। पार्टी ने उनको इस बार विधानसभा चुनाव की टिकट दी है। इस बार भी उनका मुकाबला आसान नहीं दिख रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और इस बार भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वे भी पिछले 2 दशक से कोई चुनाव नहीं जीते हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी अपनी दावेदारी घोषित कर रखी है। भाजपा ने इस बार उनकी पुरानी सीट उचाना कला से उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। उनकी योजना के मुताबिक उनकी पत्नी जीतेंगी और अगर उनके मुख्यमंत्री बनने की स्थिति आती है तो पत्नी इस्तीफा दे देंगी। लेकिन खुद वीरेंद्र सिंह भी चुनाव हारते ही रहे हैं। वे पिछली बार भी विधानसभा का चुनाव इस सीट पर ओम प्रकाश चौटाला से हारे थे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बाकी सभी पार्टियों में भगदड़ मचने का अंदेशा है। लोकसभा चुनाव से पहले हालांकि जेएमएम के भी 2 विधायक भाजपा में गए थे। अब भी शिबू सोरेन की पार्टी के एक विधायक साइमन मरांडी ने पार्टी से बगावत की है, लेकिन इसके अलावा दूसरे विधायक या नेता जेएमएम से ही लड़ना चाहते हैं और वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी पार्टियों कांग्रेस, जेवीएम, आजसू, राजद, जदयू आदि में भगदड़ मचने का अंदेशा जताया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की झारखंड यात्रा के बाद बताया जा रहा है कि दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भाजपा नेताओं से मेल मुलाकात का सिलसिला तेज कर दिया है। चुनाव नजदीक आने पर कई नेता टिकट के लिए इधर उधर भागेंगे। सभी पार्टियों के नेताओं की पसंदीदा जगह भाजपा है। अब तक जेवीएम के 4 विधायक समरेश सिंह, जयप्रकाश भोतका, चंद्रिका मेहता और निर्भय शाहाबादी, जदयू के विधायक राजा पीटर, भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टी में गए पूर्व विधायक मनोहर टेकरीवाल, कांग्रेस के पूर्व विधायक देव कुमार धान आदि भाजपा का दामन थाम चुके हैं। आने वाले दिनों में नेताओं का रेला भाजपा की ओर लगेगा। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच सीटों का बंटवारा बिल्कुल बराबरी में होने की संभावना है। पार्टी के प्रदेश नेताओं ने इस बारे में कई दौर की बात की है। इसके बाद राष्ट्रीय नेताओं से नए फॉर्मूले के बारे में बातचीत होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के साथ तो बातचीत की ही, साथ ही दोनों छोटी सहयोगी पार्टियों आरपीआई और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेताओं से भी अलग से बात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि महायुति के भीतर सब कुछ ठीक है और बहुत जल्दी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भाजपा और शिवसेना दोनों इस बार बराबर सीटें लेंगे, यानी दोनों के खाते में 144 सीटें होंगी। फॉर्मूला यह होगा कि दोनों पार्टियां छोटी सहयोगी पार्टियों को अपने अपने खाते से सीटें देंगी। बताया जा रहा है कि भाजपा ने आरपीआई नेता रामदास अठावले को आश्वस्त किया है कि वह उनको अपने कोटे से 8 सीटें देगी। इसी तरह भाजपा ने स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी को भी अपने कोटे से सीट देने का भरोसा दिया है। इन दोनों पार्टियों को जितनी सीटें देने का फैसला होगा वह भाजपा और शिवसेना दोनों के कोटे से जाएंगी। आरपीआई और एसएसएस के साथ 30 सीटों पर बात बन जाने की संभावना जताई जा रही है। अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने व बताने वाली इन सुर्खियों पर गौर करें।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेवीएम नेता बाबूलाल मरांडी को महागठबंधन से ऐतराज नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे महागठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले यह तय होना चाहिए कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। वे महागठबंधन का नेतृत्व करना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि उनको मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाए। कांग्रेस, राजद, जदयू को इस पर आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जेएमएम के लिए इसे स्वीकार करना संभव नहीं है। मरांडी खुद भी जेएमएम के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाबूलाल मरांडी अचानक डिमांड में आ गए हैं। कांग्रेस और जेएमएम के महागठबंधन में उनको शामिल करने के लिए जोरदार प्रयास चल रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी पुरानी पार्टी भाजपा भी उनको किसी तरह से पार्टी में लाना चाहती है। भाजपा के कुछ नेता उनके साथ तालमेल चाहते हैं, तो कुछ नेता उनकी पार्टी के विलय की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने विलय से इनकार कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने यहां तक कहा है कि मरांडी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने पर भी उनको ऐतराज नहीं है। इससे पहले भी मुंडा ने कहा था कि मरांडी अगर भाजपा में आते हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां अकेले चुनाव लड़ रही हैं। इन दो पार्टियों के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल ने अकाली दल के साथ तालमेल किया है। इसके अलावा एक मजबूत चौथा मोर्चा भी बन रहा है। इसमें कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस और विनोद शर्मा की जन चेतना पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी भी शामिल होगी। इसमें समस्त भारत पार्टी को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि गीतिका शर्मा कांड के आरोपी गोपाल गोयल कांडा को इसमें जगह नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची के बाद पार्टी में विवाद तेज हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा के घर के बाहर युवा मोर्चा के नेताओं ने प्रदर्शन किया। कई जगह नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। लाड़वा, करनाल, महम, बावल आदि सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह बाहर से आए नेता टिकट नहीं मिलने पर भाग रहे हैं, तो कुछ जगहों पर भाजपा के अपने ही नेताओं के बीच जंग छिड़ी है। चूंकि भाजपा के अपने सभी वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए बगावत संभालने के लिए कोई नेता नहीं मिल रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले सीटों के तालमेल में सबसे ज्यादा मोलभाव कर रहे हैं। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि उनकी पार्टी भाजपा या शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि उनके उम्मीदवार आरपीआई के चिन्ह पर लड़ेंगे। इसके अलावा अठावले ने यह भी कहा है कि भाजपा और शिवसेना 8 या 10 सीटों से काम चलाने के बारे में नहीं सोचे। पहले उन्होंने 35 सीटों की मांग की थी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर चर्चा होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा की पहली हरियाणा लिस्ट का मतलब है कि सांसद, नेता अपने बेटे बेटी या कि रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिला सकते। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने जो कसौटियां बनाई है, जो प्रक्रिया अपनाई है, उसी फ्रेम में पैनल बन रही है। जातिगत समीकरणों के साथ पार्टी के पुराने मेहनती वफादारों को टिकट में प्राथमिकता मिल रही है। पार्टी सर्वेक्षणों, प्रदेश नेताओं और आरएसएस के कई जरियों की फीडबैक पर उम्मीदवार तय हुए हैं। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें चुनावी गणित का यह हिसाब। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में टिकट बांटने के लिए कोई फॉर्मूला तय नहीं किया है। जीत की संभावना के आधार पर टिकट बांटे जा रहे हैं और तभी कई जगह समझौता हो रहा है। पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं को भी टिकट दी है और अपवाद के तौर पर ही सही, लेकिन एक नेता के रिश्तेदार को भी टिकट दी गई है। भाजपा के 43 उम्मीदवारों की पहली सूची में 15 जाट उम्मीदवार भी हैं। यह भी भाजपा के तय फॉर्मूले से अलग चलने का एक संकेत है। आमतौर पर भाजपा को गैर जाट वोटों की पार्टी माना जाता है। ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल को जाटों की पार्टी माना जाता है, लेकिन उन्होंने अपने अब तक घोषित 62 उम्मीदवारों में से सिर्फ 18 जाट उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने एक रणनीति के तहत 36 बिरादरी के उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने गुजर और पंजाबी का भी समीकरण बनाया है। फरीदाबाद से 4 बार सांसद रहे अवतार भडाना उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं और उनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। चौटाला की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पंजाबी बिरादरी से आता है। भाजपा ने पहली सूची में 15 जाट उम्मीदवार दिए हैं। इसके अलावा जिंद, कैथल, सोनीपत जैसी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है, जो जाट बहुल इलाके हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाजपा के जाट उम्मीदवारों की संख्या 20 तक पहुंच सकती है। कांग्रेस के बड़े जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह को भाजपा में लिया गया है और उनकी पत्नी को टिकट दी गई है। इसी तरह पार्टी का जाट चेहरा रहे कैप्टन अभिमन्यु को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। यह एक तरह से गैर जाट से जाट राजनीति की तरफ भाजपा का प्रस्थान है। भाजपा ने कांग्रेस से आए हर्ष कुमार को हथिन सीट से उम्मीदवार बनाया है। वीरेंद्र सिंह की पत्नी को उचाना कला से उम्मीदवार बनाया गया है। जाहिर है कि भाजपा को दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को टिकट देने में कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा के समधी मूलचंद शर्मा को बल्लभगढ़ सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। कई और नेताओं के रिश्तेदार टिकट की कतार में हैं। पार्टी इनको उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन उनकी शर्त सिर्फ यह नहीं होगी कि वे किसी नेता के रिश्तेदार हैं। अपने सर्वेक्षणों से पार्टी के आला नेता उसकी जीत हार की संभावना का आकलन कर रहे हैं। सो चाहे जातीय समीकरण बदलने का मामला हो, बाहर से आए नेताओं को टिकट देने का मामला हो या नेताओं के रिश्तेदारों को उम्मीदवार बनाने का मामला हो, हर मामले में पार्टी जीत की संभावना को ऊपर रखकर टिकट का फैसला कर रही है। अब इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार विवेक सक्सेना से बात करते हैं। साथ में मेरे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी होंगे। विवेक,
भाजपा की हरियाणा चुनाव को लेकर जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई है उसके क्या राजनीतिक अर्थ है? क्या भाजपा ने अपनी कसौटियां बनाई हुई लगती है? इस लिस्ट को देख के तो ये लगता है कि अंततः भाजपा फिर जाटों पर निर्भर होती नजर आ रही है, क्योंकि इसमें 1/3 से ज्यादा जाट हैं, 43 में से लगभग 15 लोगों को दिया है, और वो भी सारे के सारे बाहरी हैं। उसका असर ये हुआ है कि इसके जो अपने नेता थे वो बहुत नाराज हैं, जो मान के चल रहे थे कि हम इतने दिनों से पार्टी में थे, हम नॉन जाट हैं, हमारी पूछ होगी, तो वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। और जो नए नेता आए हैं वो भी नाराज हैं, जैसे कि वीरेंद्र सिंह थे, वो मान के चल रहे थे कि कम से कम उनके 33 टिकट होंगे, तो वीरेंद्र सिंह का अपना टिकट नहीं हुआ, ले दे के उनकी एक बीवी को मिला है। यही राव इंद्रजीत के साथ हुआ है, वो चाहते थे कि उनकी बेटी को टिकट पक्का मिलेगा, उसका भी नाम अभी तक कहीं नहीं आया है। तो एक झटके में इन्होंने दोनों को नाराज कर दिया है, अपने नेताओं को भी और नए आए हुए नेताओं को भी। नहीं, लेकिन ये जो है ये ऐसी सीटों पे सिलेक्शन हुआ है उम्मीदवार जो कि जाट बेल्ट की थी या वो इन नेताओं के उस पे थी, जिसके कारण कि गैर जाट वाली जो पट्टी है वो तो शायद अभी छूटी हुई है, वो छूटी हुई है गैर जाट वाली। ये उम्मीद अभी नहीं लगती कि वो गैर जाटों का रिप्रेजेंटेशन बाद में बने। हो सकता है ये बाद में करें, लेकिन यहां पर जो गैर जाट वोट है वो इनके साथ क्यों जाएगा? यहां के जो गैर जाट नेता थे, वो जो चाहते थे कि हमें टिकट मिले, वो निश्चित तौर पे बगावत के मूड में आ गए। नहीं, जैसे कैप्टन अभिमन्यु हो गया या वीरेंद्र सिंह की पत्नी को की जो सीट है या इस तरह की जो सीट है, धनखड़ की जो सीट है, वो तो जाट पट्टी ही है। उस जाट पट्टी में इन उम्मीदवारों को देने से क्या लगता है कि कांग्रेस के जो जाट उम्मीदवार वो होंगे या फिर ओम प्रकाश चौटाला के जो होंगे, क्योंकि इन पट्टियों पे तो आपस में तिकोना मुकाबला बनेगा, एक तरह से तिकोना मुकाबला मिलेगा, पर जाट अंततः जाता किसकी ओर है? वो जाट बीजेपी को पसंद करता है या इनके मुकाबले इनेलो को पसंद करता है या कांग्रेस की ओर जाना पसंद करता है? ये सारा का सारा इसके ऊपर निर्भर करेगा। अजीत, ये जो अभी उम्मीदवार सूची बनी है उसमें किन कसौटियों को ज्यादा महत्व दिया गया लगता है? अभी ऐसा लग रहा है कि कोई फॉर्मूला फॉलो नहीं किया है बीजेपी ने। कोई फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला होता, जैसे हारे हुओं को नहीं देना है या पार्टी के बाहर से आए हुओं को नहीं देना है या किसी नेता के रिश्तेदार को नहीं देना है, ये कोई फॉर्मूला फॉलो नहीं किया गया है। बाहर से आए हुए नेताओं को भी पार्टी ने टिकट दिया है, जैसे हथीन की सीट पर हर्ष कुमार कांग्रेस से आए हैं या चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से आए हैं, उनकी पत्नी को दिया है। तो बाहर से आए हुओं को भी दिया है, नेताओं के रिश्तेदारों को भी टिकट मिली है। नहीं, पर नेताओं के रिश्तेदारों में वीरेंद्र सिंह की पत्नी को, अब एक को तो उनको रिश्तेदार को देना, किसी न किसी को तो एक देना होगा इतने बड़े नेता में। लेकिन अब चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी को भी दिया। हाँ, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामविलास शर्मा, उनके समधी फूलचंद मुलाना को भी बल्लभगढ़ सीट से कैंडिडेट बनाया गया है, और आगे भी ऐसी है संभावना कि वो नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट मिलेगी। सुषमा स्वराज की बहन का सफीदों सीट से उनका वंदना जी का नाम चल रहा है, या आरती राव जो है वो राव इंद्रजीत की बेटी का भी नाम है। तो ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो जिनको मिला भी है और आगे भी मिलेगा। हाँ। तो फॉर्मूला नहीं फॉलो किया गया है कोई। पर विवेक, ये नहीं लगता है कि भाजपा में जो, ये भी एक तो तर्क दिया जा रहा है कि जो खाटी कार्यकर्ता है, जो सालों से दशकों से जो मेहनत कर रहे थे, उनको भी टिकट मिला है? नहीं, या ऐसा नहीं हुआ अभी तक कैसे तो नहीं लगता है। हाँ। क्योंकि रामविलास शर्मा का घेराव हो रहा है और नारे लग रहे हैं भाजपा का सत्यानाश, रामविलास रामविलास। हाँ। तो लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा है। हाँ। इसमें कम से कम 43 टिकटों में तो कहीं नहीं नजर आता है। ये नहीं लगता है कि इसमें, मतलब आपके अनुसार इसमें रोल कहां से बनता हो? ये प्रदेश नेताओं की बनवाई हुई लिस्ट ज्यादा लगती है या ओवरऑल तमाम तरह से अलग अलग फीड लेकर ये बनी है? ये अलग अलग फील्ड लेकर के बनी, क्योंकि अगर प्रदेश नेताओं की होती तो उनकी थोड़ी बहुत चलता हुआ भी नजर आता। इससे प्रदेश नेताओं का कुछ भी नजर नहीं आता कि उनकी सुनी गई हो या उनकी चली हो। एक बाहर के लोगों ने अपने हिसाब से, जो उन्होंने अपने सर्वे कराए, उस हिसाब से उन्होंने तैयार करी है। क्या लगता है इसमें किसी प्रदेश नेता की तरफ झुकाव केंद्रीय हाईकमान ने दिखाया है या सबके प्रति तटस्थता बरती है? सबके प्रति तटस्थता बरती और सबको नाराज किया है इन्होंने। क्योंकि वीरेंद्र सिंह के लोग इसलिए नाराज हैं कि वो 33 लोगों की बात कर रहे थे, अभी तक सिर्फ एक टिकट हुआ है। बाकी नेताओं के साथ भी आई है, अपने नेताओं को भी इनको नहीं मिला है। और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो 8 लोग लोकसभा चुनाव में हार गए तो उनको टिकट मिल गया है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी मतलब हताशा है। अब 8 इसके अंदर हारे हुए बाहरी नेता है जी, बाहरी नेता। उसमें अजीत क्या लगता है, क्या कसौटी क्या मानी गई है? नहीं, वो अपने लोगों को टिकट देने की कसौटी है कि जो हमारे साथ आया हुआ है, और ये कि लोकसभा चुनाव लड़के और हारा है तो इतना वोट आधार है उसका कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको लीड मिली है, वहां से लड़ा दें तो वो विधानसभा चुनाव जीत सकता है। एक तो ये कसौटी है। बीजेपी के साथ मुश्किल ये है कि उसके सारे नेता पिछले 20-30 साल से हार ही रहे हैं।
खुद प्रदेश अध्यक्ष पिछले 2 दशक में एक बार भी चुनाव नहीं जीते हैं, कैप्टन अभिमन्यु आज तक कोई चुनाव जीते ही नहीं है, तो सब हार ही रहे हैं क्योंकि वहां कोई पार्टी का आधार नहीं रहा है। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने ठीक ठाक किसी एक कंस्टिट्यूंसी या 2 कंस्टिट्यूंसी में अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनको टिकट दिया गया है कि शायद इस बार बीजेपी की हवा में ये जीत जाए। ये जो चयन जो प्रक्रिया रही है उसमें प्रदेश नेताओं की स्क्रीनिंग कमेटी की या जो परंपरागत जो ढर्रा था जो उम्मीदवार छांटने का, वो कितना उसमें क्या बदलाव है या किस तरह हुआ है? वो प्रदेश नेताओं की बिल्कुल नहीं चली, उनकी राय जरूर ले ली गई, लेकिन अंततः फैसला जो है हाईकमान ने अपने हिसाब से किया है। नहीं तो हाईकमान ने भी किस फीडबैक पर किया होगा आपके अनुसार? क्या वो आरएसएस संघ की तरफ की चैनल से हुआ होगा या प्रभारी जो नेता है प्रदेश के उनकी फीडबैक से को किस चैनल का निर्णायक या रोल नजर आता है? संघ का ज्यादा रोल नजर आता है क्योंकि इसमें 15 लोग ऐसे हैं जो कि संघ के काफी करीबी थे और उनको टिकट मिले हुए हैं, तो अंततः संघ की ही चली। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया है, वहीं भाजपा में मुख्य रोल केंद्रीय लीडरशिप का है। भाजपा की केंद्रीय कमान ध्यान रख रही है कि कोई एक नेता या छत्रप अपनी नहीं चलाए। नेताओं के कोटे में टिकट का काम भी नहीं है। भाजपा अति विश्वास के साथ कसौटियों पर अमल करा रही है, वहीं कांग्रेस में सिर्फ चुनाव जीत सकने की अकेली कसौटी को महत्व है। इसी पर अब आगे और बात करते हैं। विवेक, फिर मेरा ये बुनियादी सवाल है कि भाजपा की केंद्रीय कमान ने जो नई कमान आई है उसने कुछ उम्मीदवारों की छटनी को लेकर प्रक्रिया, तरीका, तौर तरीके ये बदला है या नहीं है? इसको काफी तरीके से बदला गया, जैसे कि उन्होंने अपने स्तर पर सर्वे कराए जिसके बारे में उम्मीदवारों को कोई ज्ञान नहीं था, फिर प्रदेश स्तर से एक लिस्ट बनाई, फिर इनके नेताओं ने बैठ करके अपनी एक लिस्ट बनाई और इन तीनों को लेकर के इन्होंने इस चीज को फाइनल किया। तो बड़ा ही साइंटिफिक वे में इन्होंने फैसला किया है। पर फिर भी उसके बावजूद आप मानते हैं कि इसमें ये विसंगतियां आई है कि मतलब बैलेंस नहीं बना है? बैलेंस नहीं बना, क्योंकि हमें लगता है पूरी अगर आप लिस्ट देखें तो भाजपा ये मान के चल रही है कि अभी भी मोदी की लहर चल रही है और मोदी की लहर पर ही सबको जीतेंगे। नहीं, पर अगर वो है तो फिर इसमें ये कि जाट वोटों को रिझाने की भी कोशिश नजर आती है, गैर जाट वाला नहीं आ जाता, तो आखिर फार्मूला मतलब जातीय समीकरण, इन बातों की कोई चिंता नहीं हुई है? कोई चिंता नहीं हुई है, कोई चिंता नहीं हुई। ना जाटों का इन्होंने उस हिसाब से रखा है, ना बाकी गैर जाट जातियों का रखा है। इन्होंने कहा सिर्फ देखा है कि विनिंग कैंडिडेट है और वहां क्या समीकरण बनता है उसके हिसाब से वो निकल सकता है या नहीं। जाट राजनीति, जैसा पहले विवेक जी ने कहा कि जाट राजनीति पर लौटने की कोशिश एक तरह से है बीजेपी की। इसका कारण यह है कि बीजेपी नॉन जाट वोट फॉर गारंटेड मान के चल रही है कि वो हम ही को मिलेगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका कारण यह है कि बीजेपी के साथ मिलकर के लड़ने के बावजूद कुलदीप बिश्नोई दोनों सीटों पर हार गए, लोकसभा चुनाव लड़े और दोनों जगह हार गए वो। तो बीजेपी को यह लगता है कि नॉन जाट भी मेरे ही साथ है, हमारी है, वो कुलदीप के साथ नहीं है, नॉन जाट भी मेरे ही साथ है, इसीलिए हम जाट ज्यादा टिकट देते हैं और फिर नॉन जाट उसके साथ मिलकर अपने आप आ जाएंगे। लेकिन विवेक, क्या लगता है ये जो बीजेपी की जो लिस्ट आई है उससे कांग्रेस के उम्मीदवारों की छटनी का काम वहां स्क्रीनिंग उस पर कितना असर हो? बाकी पार्टियों, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला की लिस्ट पहले आ चुकी है, इन सब का क्या असर पड़ता हुआ लगता है? कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि जमीनी हालात से ज्यादा जो दिल्ली में बैठे नेता है उनकी चलती है। सीएम का अपना चलेगा, अशोक तंवर का अपना चलेगा, शकील अहमद का अपना चलेगा, तो अंततः वहां कौन किसका कितना करीबी है इसके आधार पर टिकट मिलते हैं, बजाय इस बात के कि वो जीत सकता है नहीं। लेकिन भाजपा की जो लिस्ट बनी है उसके आधार पर कांग्रेस कोई अपनी रणनीति उम्मीदवारों के चयन को लेकर बदले या कुछ उसमें चेंज करे, इसके आसार नहीं है? वो अपने डर्रे पर ही चलेंगे, अपने हिसाब से ही लाएंगे, अपने हिसाब से ही टिकट देंगे। अजीत, इस पे बीजेपी की लिस्ट के साथ में बाकी महाराष्ट्र को लेकर, झारखंड को लेकर क्या लगता है, किस तरह के चेंज या किस तरह का हरियाणा के पैटर्न पर ही होगा या वहां अलग कुछ एक डारा होगा? हरियाणा के पैटर्न पर ही होगा। जैसा पहले भी विवेक जी ने कहा कि वो पार्टी एक सर्वे हर जगह करा रही है, झारखंड में भी सर्वे हो चुके हैं पार्टी के, महाराष्ट्र में भी हो चुके हैं। फिर प्रदेश स्तर के नेताओं ने अपना सर्वे करा करके अपनी एक पैनल अलग बनाई है। फिर जो छंटनी समिति है, मतलब जो वहां के लोकल चुनाव समिति है, वो एक लिस्ट बना करके यहाँ भेजेगी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में उस पर फैसला होगा। लेकिन वो सेंट्रल जो प्रदेश कमेटी का पैनल आएगा, वो जरूरी नहीं है कि उस पैनल से कैंडिडेट लिए जाएं, क्योंकि दोनों राज्यों में आप देखिए बाहर से आने वाले काफी लोग हैं जिनको प्रदेश नेतृत्व ने शामिल किया है और उनका नाम पैनल में होगा। लेकिन अगर बीजेपी के सर्वे में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कराए हैं उसमें अगर वो नहीं फिट बैठता है तो फिर उसको टिकट नहीं मिलेगी। तरीका वही है, मेन जो मुख्य दस्तावेज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में होगा वो सर्वे की रिपोर्ट नहीं। पर लेकिन ये साबित है कि जो दल बदल कर जो बड़े नेता हैं
और जिस उम्मीद के साथ आए थे वो पूरी नहीं होगी, उनको बीजेपी अपने हिसाब से ही एडजस्ट कर रही है, उनकी बात नहीं मान रही है। बीजेपी इस समय अपनी शर्तों पे चल रही है, अपनी शर्तों पे चल रही है। और जो इन्होंने हजका वालों ने आरोप लगाया था ना कि इन्होंने सबके साथ धोखा किया है और अपने हिसाब से ही काम किया, वो बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा है। उस नाते झारखंड महाराष्ट्र में भी बाहर के जो नेता आए हैं, क्या वो गारंटी शुदा माना जा सकता है कि उनको टिकट मिल जाएगा? उसमें किसी की गारंटी नहीं है, क्योंकि जो आ गए वो सीटिंग थे और आना चाह रहे थे, पार्टी ने ले लिया। लेकिन वहाँ सामाजिक समीकरण दूसरे हो सकते हैं, पार्टी अपने हिसाब से लड़ाएगी ना। वहाँ जैसे जिस जाति का वो है या जिस सामाजिक समीकरण का वो है, आदिवासी गैर आदिवासी या मराठा गैर मराठा, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, अगर वो पहले से विधायक है तो इनके जो सर्वे में रिपोर्ट आई होगी और सामाजिक और जो जमीनी समीकरण है पार्टी का, उसमें वो फिट बैठता है तो उस आधार पर फैसला होगा। अगर उसमें नहीं फिट बैठता है तो पार्टी टिकट नहीं देगी। विवेक, ये नहीं लगता है कि जो प्रभारी जो बने थे कैलाश विजयवर्गीय, इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर ओम माथुर है या झारखंड में धर्मेंद्र प्रधान है, ये ज्यादा निर्णायक तौर पर प्रदेश नेताओं या सबसे ज्यादा निर्णायक तौर पर ये लिस्ट बनाने में इनका ज्यादा रोल है? इन्हीं की भूमिका रही, क्योंकि ये प्रदेश के किसी नेता को जानते नहीं थे, प्रदेश में कोई बड़ा नेता था ही नहीं। कुल बीजेपी के पास 4 सीटें थी, तो अंततः जैसे कल किसी समय मूपनार हुआ करते थे, भाषा भी उनको नहीं आती थी हिंदी। हाँ, मतलब बिल्कुल प्रदेश से बाहर के व्यक्ति के करके तटस्थता लाने की एक कोशिश है कि जी। लेकिन उससे प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है उसमें कुछ चूक होती हुई लगती है रणनीति के नाते। वो चूक है, लेकिन चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेताओं को भी ये अभी भी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की लहर के आधार पर हम लोग निकल जाएंगे। और जैसा झारखंड में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा भी कि हम नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे, तो वो विकास का एजेंडा चलने की अभी भी बीजेपी को उम्मीद है। चलिए, हम बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।